यूपी उत्तराखंड में कांवड़ियों की सहूलियत के लिए एक आदेश प्रशासन की ओर से जारी किया गया। इस आदेश में कांवड़ियों के रास्ते में सभी दुकानदारों के लिए नेम प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया। उन दुकानदारों को कोई समस्या भी नहीं है, लेकिन सियासत इस पर शुरू हो गई है। नमस्कार, मैं हूं राकेश टंडन और आप देख रहे हैं देश का सबसे पसंदीदा डिबेट शो सबका हिसाब होगा। यूपी पुलिस की ओर तरफ से जो फरमान जारी हुआ वो सियासतदारों को पसंद नहीं आया। उन्होंने इस पर भी हिंदू मुसलमान वाला एंगल ढूंढ ही लिया, जबकि कई दुकानें यहां हिंदुओं की भी है। बीजेपी विरोधी पार्टियों ने इसे संविधान के मूल अधिकारों के हनन से भी जोड़कर देखा, लेकिन विवाद तब ज्यादा गहरा गया जब एनडीए के घटक दल भी इस फैसले पर सवाल उठाते नजर आए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पहचान बताने वालों को कोई दिक्कत नहीं है तो नेता नगरी क्यों परेशान है? आस्था के नाम पर हिंदू मुसलमान की सियासत क्यों करा जा रहा है? फैसले पर गठबंधन के साथियों को क्या बीजेपी मना पाएगी? इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे और हमारे साथ कई खास मेहमान होंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। भाई आप होते कौन है ये करने वाले? जिस एरिया में उठाए गए उनको कोई परेशानी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। कांवड़ रूट पर पहले मुजफ्फरनगर पुलिस के आदेश पर विवाद हुआ, सियासी शोर मचा, लेकिन प्रशासन के एक आदेश ने यह साफ कर दिया कि कांवड़ रूट पर अगर दुकान लगानी है तो पहचान बतानी होगी। कांवड़ की जो हमारी तैयारियां हैं इसके संबंध में जो होटल ढाबे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और साथ में जो रेडी ठेली वाले जो कांवड़ मार्ग पे लगाते हैं उनको लेके हम लोगों के द्वारा एक जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वो अपनी जो शॉप्स हैं उसमें प्रोप्राइटर्स का नाम लिखेंगे और ऐसा न करने की स्थिति पर उनके खिलाफ हम लोग कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। और गुड्डू हो या मुन्ना, कमरान हो या इमरान, दो टूक कह दिया गया है। कांवड़ रूट पर हर दुकानदार को अपनी आइडेंटिटी दुकान के बोर्ड पर साफ साफ शब्दों में जाहिर करनी होगी। इसमें उन्हें कोई परेशानी भी नहीं हो रही। जैसे कि अपने नाम की लिस्ट लगाए, बैनर बनवाए, उस पर अपना फोटो लगाए, भाई जिससे कि लोग जो अपनी पहचान छुपाने के लिए नाम बदल देते हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब बैनर लगाने के लिए हमें सरकार ने आदेश दिया है, अपने नाम का बैनर लगाइए, फोटो लगाइए अपने नाम का उस पे, और अपना मोबाइल नंबर होना चाहिए। किसी भी चीज के मतलब भोले के साथ में कोई दुर्व्यवहार ना होना चाहिए। लोकल दुकानदारों को कोई परेशानी नहीं, उन्होंने अपनी दुकानों के आगे नेम प्लेट चस्पा भी दिया, लेकिन सियासत होनी थी सो शुरू हो गई। भाई आप होते कौन है ये करने वाले? आप क्या एक ही समुदाय के लिए कि उसके लिए काम करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ गया फिर? कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहाँ चलेगा? कचरे कचरे के बिन में चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन? सवाल है आस्था पर सियासत करना कितना जायज है। आस्था का सम्मान और आस्था की सुरक्षा पर जो है वो सांप्रदायिक सियासत नहीं होनी चाहिए। कुछ लोगों की आदत है कि सेकुलर शेरवानी पे कमनल कारस्तानी के कारीगर बने, और कुछ लोग एक के बाद एक इसमें एक कंपटीशन चल गया है कि इस कमनल कारस्तानी का जो है वो सबसे बड़ा कारीगर कौन है। तो मुझे लगता है कि ये ना तो देश के हित में है और ना ही जिनके लिए कर रहे हैं उनके हित में है। एनडीए सहयोगी दल ने भी उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में लिए गए इस फैसले पर सवाल उठाया। नहीं, इससे बड़ी कांवड़ यात्रा बिहार में निकलती है, वहाँ इस तरह का कोई आदेश नहीं है। और फिर प्रधानमंत्री जी की जो व्याख्या है भारतीय समाज के बारे में, एनडीए के बारे में, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये लगाए गए प्रतिबंध इस नियम के विरुद्ध है। सवाल कांवड़ यात्रा की सुरक्षा का है, सवाल उन भोले के भक्तों का है जो कई किलोमीटर का लंबा कठिन रास्ता तय कर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। तो इन सब सवालों के बीच सवाल उस सियासत से भी है जो सिर्फ नाम पर हाय तौबा मचाए हुए हैं। तो इस कड़ी में वो मुस्लिम धर्मगुरु भी हैं जो इस आशंका से डर पैदा कर रहे हैं कि अगर नाम पहचान बताई गई तो मुस्लिमों की दुकानदारी पर असर पड़ेगा, उन्हें सावन के महीने में मुश्किल दौर से गुजरना होगा। ये इस तरह के जो बयानात हैं ये कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान कराने वाली पोजीशन है। आज क्यों आईडी सूझ रही है आपको? आईडी लेने की ज़रूरत क्या है आपको? क्या आपको लग रहा है कि यहाँ रोहिंग्या मुसलमान आ गए?
या आपको लग रहा है कि यहाँ आतंकवादी हैं मुजफ्फरनगर में? 22 जुलाई से सावन का पावन महीना शुरू हो रहा है। प्रशासन के इस फैसले के बाद बेशक दुकानदारों ने मान लिया है, लेकिन बीजेपी के सहयोगी के साथ साथ विरोधी भी सवाल उठा रहे हैं। सवाल है कांवड़ यात्रियों की सहूलियत और आस्था पर। कैसा सवाल? इसी मुद्दे पर आज सबका हिसाब होगा। एक लंबा चौड़ा पैनल में पास से सीधे अपने पैनल पर चलेंगे। हमारे साथ रिचा सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ रही हैं, आजम खान साहब, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की तरफ से, फरहान राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ होंगे, और मेहदीन रंगरेज, प्रवक्ता AIMIM की तरफ से जुड़ेंगे। साथ ही साथ आचार्य शैलेश तिवारी, हिंदू धर्मगुरु होंगे, और हमारे साथ कपिल देव अग्रवाल जो कि मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, वो भी हमसे जुड़ेंगे। और सबसे पहले ये मुद्दा उन्होंने ही उठाया था। मैं रिचा आपसे शुरू करना चाहूंगा। ये जो पूरा इशू है, इसको एक कम्युनल एंगल दिया गया। जो विपक्ष है वो कह रहा है कि साहब आप डिवाइड करना चाहते हैं सोसाइटी में। इतने दिनों से ये चला आ रहा था, किसी ने कुछ कहा नहीं, और लोगों ने यहां तक कहा कि साहब उस एरिया में जो मुसलमान रहते थे वो भी सेवा करते थे, फिर आज इस नियम की जरूरत क्यों पड़ी? नहीं रजत जी, देखिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या विपक्ष के लोगों को हर मुद्दे को कम्युनल रंग देने की आदत पड़ चुकी है, और न सिर्फ आदत पड़ चुकी है बल्कि उनकी पूरी राजनीति कम्युनल रंग देने पर टिकी हुई है। मैं आपको दो सूचना आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। पहली कि 2006 का उत्तर प्रदेश का खान पान स्थल कानून और 2011 में उसकी शर्तें लागू की गई। 2006 में जब उत्तर प्रदेश में लागू किया गया तो तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी थे, और 2011 में जब केंद्र में इसको लागू किया गया तो तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, जिसमें स्पष्ट किया गया कि किसी भी खाद्य या भोज्य पदार्थ को बेचने से पहले या किसी भी पदार्थ को बेचने से पहले मालिक का नंबर, मालिक का नाम, उसके ओनर का नाम, लाइसेंस का नाम और मेनू कार्ड और साथ ही उसके मूल्य, ये प्रदर्शित करना आवश्यक है, और ये कानून पूरे देश में लागू है। अब अगर लोक भावना के आधार पर किसी कानून को जो कि पहले से निर्मित है, अगर उसको लागू किया जाता है, उसमें पारदर्शिता लाई जाती है, तो इसमें किसी तरीके के सांप्रदायिक रंग का तो कोई सवाल नहीं होता है। और मैं आपके माध्यम से एक सवाल और उठाना चाहती हूँ कि सूचना का अधिकार भी इस देश में अधिकार है, जिसके अंतर्गत किसी भी कंज्यूमर को ये जानने का हक है कि वो किससे सामान खरीद रहा है, उसके पास उस सामान को बेचने का लाइसेंस है कि नहीं है। तो आप क्या दूसरों के सूचना के अधिकार को रद्द कर देना चाहते हैं? और साथ ही साथ आपने पहले भी देखा होगा कि कई बार इस तरीके की घटनाएं भी सामने आई कि इस तरीके की यात्राओं में यात्रियों का दुकानदारों से संघर्ष हो जाता है और कानून की व्यवस्था का सवाल उठना होता है। तो अगर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पारदर्शिता लागू की जाती है, पहले से जो उपलब्ध पहले से बना हुए कानून को अगर लागू करवाया जाता है तो इसका स्वागत करना चाहिए। इसमें किसी भी तरीके के भेदभाव का कोई सवाल नहीं। ठीक है, आजम खान साहब के पास। आजम, रिचा को आपने सुना, वो कह रही साहब अगर कोई धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति जा रहा है, धर्मार्थ में जा रहा है, धर्म का काम करने जा रहा है, और अगर कोई एक जानकारी जो कि आपकी असली जानकारी है, आप उसको बता रहे हैं, आप एयरपोर्ट जाएंगे, भले ही आप फेस वैल्यू हो आपकी हो, लेकिन सीआईएसएफ वाला आपसे पूछेगा साहब आधार दिखा दीजिए, तब अंदर जाने दें। कोई भी व्यक्ति हो, उसको बताना पड़ेगा। तो अगर कोई ठेला लग रहा है, कोई भोजनालय है, कोई रेस्टोरेंट है, कॉफी शॉप है, अगर वो अपना नाम लिखता है कि साहब ये मेरा नाम है, तो इसमें गलती कहां है? सबसे बड़ी बात ये है कि इसका जो टाइमिंग, सबसे बड़ा इशू टाइमिंग है। और रहा सवाल कि क्या ये जो बात आप कह रहे हो, ये सिर्फ मुजफ्फरनगर के लोगों को ही जरूरत है क्या इस बात की? अगर ये बहुत बहुत अच्छी स्कीम है, बहुत आवश्यक है और कानूनी दायरे में है, इसका आदेश सेंट्रलाइज होना चाहिए था, लखनऊ से शासनादेश जारी होना चाहिए था। जैसा ऋचा कह रही है कि ये कानून सम्मत है, अगर कानून सम्मत है तो इसका सेंट्रलाइज आदेश लखनऊ से होना चाहिए था। आखिर क्या जरूरत सिर्फ मुजफ्फरनगर प्रशासन को पड़ गई और ऐन ऐसे वक्त पे पड़ गई जबकि कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही थी? कहीं न कहीं इसका मतलब है कि जो सत्ता पक्ष का धार्मिक एजेंडा है उसकी आवश्यकता थी है,
और सत्ता पक्ष के धार्मिक एजेंडे को पूरा करने के लिए नगर प्रशासन ने इस तरह का आदेश दिया है और कोई तथ्य नहीं है। अगर ऋचा की बात सही है, जैसे कि ऋचा कह रही है कि ये कानून सम्मत है, तो आप बताइए सिर्फ मुजफ्फरनगर के लिए क्यों आया ये? क्या जरूरत थी सिर्फ और सिर्फ मुजफ्फरनगर को? पूरे उत्तर प्रदेश की उसकी जरूरत नहीं है। ये पूरा उत्तर प्रदेश में होना चाहिए था, लखनऊ से जारी होना चाहिए था और मैं आपको ये भी स्पष्ट लखनऊ से ही पूरे भारत के लिए जारी होना चाहिए था। अगर ये इतना ही कानून सम्मत आदेश है तो पूरे भारत के लिए सेंट्रलाइज दिल्ली से जारी होना चाहिए था। मुजफ्फरनगर प्रशासन को सिर्फ ये कहना चाहिए था। और इनके एलाइज एनडीए के जो साथी है, आरएलडी ने भी इस पर सख्त एतराज जाहिर किया है। आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा इस तरह के कानून, इसलिए कह रहा हूं ना कि इस पर धर्म से ज्यादा राजनीति शुरू हो गई है। धर्म क्या कहता है इस पर बातचीत करने के लिए आचार्य शैलेश तिवारी हमारे साथ हैं। आ रहा हूं, रिचा आ रहा हूं, आजम आ रहा हूं, एक बार जोड़ लूं, ओपनिंग कमेंट्स ले लूं सबसे। आचार्य शैलेश तिवारी जी के पास जाना चाहूंगा। आचार्य जी, धर्म क्या कहता है? क्या धर्म कहता है कि आपस में भेदभाव? पहली बात। आ रहा हूं आजम, आ रहा हूं, एक मिनट रुक जाइए, आजम आ रहा हूं, एक बार शैलेश तिवारी जी के पास। शैलेश, धर्म क्या कहता है आचार्य जी? अगर कोई परंपरा चली आ रही थी तो वो चलती रहती, या आप लोगों को ऐतराज था, आपको लगता था कि नहीं साहब धर्म बाधित हो रहा है जो लोग कावड़ लेकर जा रहे हैं? धर्म क्या कहता है इस पूरे एपिसोड में? जी रजत जी, धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि पैनलिस्ट लोग अभी मुझे बोलने देंगे, बीच में मुझे टोका टोकी नहीं करेंगे। देखिए, सावन महीना और भादो महीना तो ऐसा महीना होता है जो भगवान शिव को समर्पित है और इसमें ज्यादा से ज्यादा शुद्धता महत्व रखता है। शुद्धता का सबसे बड़ा महत्व है। कुछ लोग जो है वह वैष्णव भोजन करते हैं, कुछ लोग फलाहार करते हैं। और आज जरूरत है कि किसके हाथ से व्यक्ति भोजन कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति जाता है मुस्लिम होटल्स में तो वहां धड़ल्ले से मांस मछली बिकते हैं, जबकि हिंदू होटल में जानता है कि ये सावन का महीना है, वह नहीं बेचेगा। इसके साथ ही साथ सावन के महीने में आमतौर से हिंदू लोग के जितने लोग हैं, अधिकतर लोग मांस मछली को त्याग कर देते हैं, अगर कोई मांस मछली भी खाता है तो। लेकिन अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति घर में मांस खा करके और शाम को दोपहर में आकर के फल बेच रहा है उसी हाथ से, तो हम क्यों उस फल को ग्रहण करेंगे? हम तो एक साधना में है। जब हम कांवर जल लेकर के हरिद्वार से और अपने अपने स्थान गंतव्य तक जाते हैं तो वह साधना काल होता है। उसमें तो हम इतना भी शुद्धता देखते हैं कि लघु शंका भी करना होता है, तो हम कांवड़ को एक जगह रख करके इसके बाद लघु शंका के बाद स्नान करते हैं, फिर ओम नमः शिवाय हर हर महादेव का मंत्र जाप करके फिर उस कांवड़ को उठाते हैं। तो इसमें शुद्धता का महत्व है। दूसरी बात, भारत में कौन किस जाति से है, किस धर्म से है, आपको नाम बताने में क्या दिक्कत है? मैं आचार्य शैलेश तिवारी हूं, कोई अब्दुल है तो अपना नाम बताने में क्या दिक्कत है उसको? आप शॉप खोल रखे हैं, आपकी पहचान तो होनी ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, आप भारतीय हैं। इसके बावजूद भी जरूरत है कि आप कौन हैं। साथ एआईएमआईएम की प्रवक्ता रंगरेज जी आ रहा हूं, एक बार रंगरेज जी का भी ले करूंगा। रंगरेज जी, ये धर्मगुरु शैलेश जी हैं, इनका कहना है कि मान लीजिए कावड़ लेकर कोई आ रहा है और कोई व्यक्ति मांस मछली का सेवन करता है, बेचता है या अपने घर से खा कर आता है, तो उसके यहां भोजन लेना, विश्राम करना धर्म के खिलाफ होगा, यह आचार्य जी ने कहा है। इस पर आपका मत? रंगरेज जी, देखिए, सावन के महीने में एक गाइडलाइन भी आती है कि कोई मांस मछली उस दौरान होटलों पे नहीं परोसी जाती। पहली बात तो इनके लिए ये जवाब है। दूसरी बात ये है, ये कौन होते हैं कि ये तय करने वाले? और ये संविधान के आर्टिकल 17 का उल्लंघन है। और इस तरीके के जो वाकयात हो रहे हैं भाजपा की सरकार में, पहले वहाँ का जो है एक जिले में ये जो गाइडलाइन बनाई जाती है कि सबको नाम लिखना पड़ेगा। आप ये बताइए, जब आम वाला, केले वाला जो व्यक्ति है, क्या आम और केला कोई क्या हिंदू और मुसलमान है? और किसी के नाम से क्या फर्क पड़ने वाला है? और जब आज तक ये सदियों से चला आ रहा है कावड़ यात्रा, कभी किसी कावड़िए ने इस तरीके की कोई शिकायत नहीं करी। बिल्कुल।
और इस तरीके थूकने की बात जो प्रथा कर को रहे भूल गए हैं, क्या? आप वहां लोग के एक थूक साधु थूक संत करके है मुजफ्फरनगर फल के, बेचते उन्होंने हैं। एसपी को डायरेक्ट भूल गए बोला, क्या? उन्होंने एसपी को डायरेक्ट बोला अगर आप इन लोगों के नाम जो है नाम नहीं लिखवाएंगे तो हम उनके खिलाफ जो है विरोध, आपके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो सत्ता जो है वो तानाशाही की तरह काम कर रही है, और ये तुगलकी जो फरमान है सरकार का, और इसका ये पैटर्न जो है ये बिल्कुल गलत है, असंवैधानिक है। या तुगलकी इसको वापस फरमान लेना नहीं चाहिए, है। और जो जिस यहाँ एसपी ने एक ये शुरुआत की सन्यासी है का उनके खिलाफ कानूनी अरे कार्रवाई होनी तुगलक चाहिए, का तुरंत देश उनको पद नहीं से हटा है। देना चाहिए। यह एक सन्यासी का फरमान है। रिचा, क्योंकि शासन एक पर सन्यासी रंगरेज जी का ने आदेश कमेंट है। किया है, कहा भाई तुगलकी फरमान है ये। रिचा एक बार रिप्लाई कर दीजिए रंगरेज जी को। रजत जी देखिए, आईडी डिस्क्लोज करना किसी भी तरीके से कोई तुगलकी फरमान नहीं है। सबसे पहले तो स्पष्ट होना चाहिए कि रंगरेज जी किसी की सुनिएगा, आप ही ID के सवाल का जवाब है। होना चाहिए, चाहे वो फल बेचने वाला हो, चाहे वो भोज्य पदार्थ बेचने वाला हो, चाहे वो कुछ भी बेचने वाला हो, उसकी आईडी डिस्क्लोज करना किसी भी तरीके से कानून का हनन नहीं है, बल्कि कानून के शासन की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए किसी की भी आईडी सामने आना जरूरी है। और रजत जी, मैं एक बात और भी कहना चाहती हूँ। पहली बात तो ये कानून पूरे देश में लागू है और पूरे प्रदेश में भी लागू है, लेकिन ये जो बार बार बात कर रहे हैं मुजफ्फरनगर की, तो ये बात जानना और समझना पड़ेगा कि कई बार पूर्व में, अतीत में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई है जहां पे संघर्ष की कोई स्थिति बन जाती है। तो संघर्ष की किसी तरीके की कोई स्थिति ना बने, कानून व्यवस्था अपना पूरी तरीके से पारदर्शिता से काम करे। अगर इसके लिए कोई जो है इस तरीके के प्रिकॉशनल कदम उठाए जाते हैं तो आजम भाई छोटा सा कमेंट, उसके बाद फरहान के पास जाना है। इसमें राजनीति करनी है, ये मुलायम कहा सिंह साहब यादव आधार मांग रहे हैं, नाम पूछ रहे हैं, इसमें गलती क्या है? कोई आदमी अगर नाम बता दे कि साहब आपका नाम क्या है, तो इसमें इतना बवाल और राजनीतिक तूफान क्यों खड़ा हुआ है? कि मुलायम सिंह यादव जी और मनमोहन सिंह जी ने गलत कानून लागू किया था। ठीक है, रजत जी, आचार्य शैलेश तिवारी जी ने खुद ही अपने वक्तव्य में इस बात का जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि कोई कावड़िया किसी मुस्लिम से क्यों खरीदे, तो इस बात का जवाब अपने आप आ गया कि प्रशासन की मंशा क्या थी, सरकार की मंशा क्या है, और जो लोग इसको डिफेंड कर रहे हैं उनकी मंशा क्या है। कहीं न कहीं ये मुस्लिम समाज के आर्थिक बहिष्कार की मंशा है, और ये ट्रायल किया जा रहा है। क्या ये ट्रायल सही है? अगर ये ट्रायल सही होगा तो आगे इसको जारी रखा जाएगा। ठीक है, आ रहा हूं एक बार फरहान के पास। फरहान, क्या इस पर राजनीति बेवजह हो रही है? बेवजह तूल दिया जा रहा है इसको? भाई एक शासन की तरफ से कोई अगर आदेश आया है, एक जिले के लिए आदेश दिया गया है, तो उस आदेश को लोग मान लेंगे, हाँ भाई चलिए धार्मिक भावनाएं हैं लोगों की, वो हर्ट ना हो, इसको आगे लेकर चल दीजिए। अब इस पर राजनीति पूरे देश में हो रही है, मामला मुजफ्फरनगर के आसपास का है, पूरे देश के नेता इस पर राजनीति कर रहे हैं। देखिए रजत जी, मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने सबको बहुत धैर्यपूर्वक सुना है और सब भी मुझे बहुत धैर्यपूर्वक सुना। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का जो उदय का केंद्र बिंदु रहा है वो मुजफ्फरनगर ही रहा। मुजफ्फरनगर शामली आंवला कांड, उसके बाद जब वहां पर दंगे हुए और दंगे के बाद समाजवादी पार्टी बुरी तरीके से हारी और भारतीय जनता पार्टी को वहां से बढ़त मिली। आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चीजें चल रही हैं, आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी बुरी तरीके से गठबंधन से परास्त हुई है, और अभी उपचुनाव होने हैं 10 सीटों पर, उसके बाद फिर 27 में विधानसभा के चुनाव भी है। तो भारतीय जनता पार्टी फिर से अपनी जमीन को मजबूत करने में लग गई है, इसीलिए उन्होंने अपने फिर से वही पुराने केंद्र बिंदु के रूप में मुजफ्फरनगर शामली आंवला कांड, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो एक मुस्लिम बहुल माना जाता है, वहीं से इस चीज की शुरुआत की है। अब मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा, आचार्य शैलेश जी हमारी बात कर रहे थे, आदरणीय बहन ऋचा जी बात कर रही थी, आईडी दिखाना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, हमारे पास आधार है, हमारे पास पैन है, हमारे पास पासपोर्ट है, हमारे पास वोटर आईडी कार्ड है, मगर कोई उसको गले में लेकर थोड़ी नहीं टहलता है, उसको तो हर आदमी जेब में रख के चलता है। मेरा ये कहना है, ठीक है, मैंने आपको पॉइंट ले लिया, मेरा ये कहना है, मैं भी गले में लेकर अपना आई कार्ड नहीं चलता हूँ, मैं नहीं डालता हूँ, मेरा ये कहना है। लेकिन आप कहीं जाते हैं, मान लीजिए मैं पार्लियामेंट कवर करता हूँ, पार्लियामेंट जाता हूँ, तो पार्लियामेंट का एक पास है, वो पास मुझे गेट पे सीआईएसएफ वाले को दिखाना पड़ेगा, बात समझिएगा। अंदर जाऊंगा, हाउस के अंदर एंट्री करनी है, 4 बार पास दिखाना पड़ता है, इसमें शर्म किस बात की? बिल्कुल, आप फरहान है, आप बिल्कुल बेधड़क होकर कहिए साहब ये मेरी आईडी है, मैं फरहान हूं, आपको छुपाने की क्या जरूरत है? और छुपा के मिलेगा क्या? कोई नहीं छुपा रहा,
सुनिए रजत जी, मेरी बात देखिए, ऋचा जी बार बार बीच में बोलने का आपकी आदत बहुत खराब है। आप बीच में बोलने की आदत। ऋचा 10 सेकंड, ऋचा 10 सेकंड, एक बार वो कंप्लीट कर ले। ऋचा सिर्फ 10 सेकंड, ऋचा 10 सेकंड, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ऋचा सिर्फ 10 सेकंड, फरहान कंप्लीट करिए। नागरिक को भी अपनी आईडी लेकर चलनी पड़ती है फरहान जी, लेकिन चूंकि अगर कोई आ रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, 1 मिनट ऋचा मैंने उनको वक्त दिया है, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ वो वाइंड अप कर ले, अपनी बात पूरी कर ले, आप जवाब दीजिएगा। फरहान बोलिए 10 सेकंड। देखिए रजत जी, ये जो आदेश है ये सरकार का एक तुगलकी फरमान है और इस आदेश से लोगों के मौलिक अधिकार का भी हनन होता है। साथ में ये आदेश धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का काम करता है। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, ये तुगलकी फरमान है। लोग जो विपक्ष कह रहा है वो इस लाइन पे अडिग आ रहा हूं। फरहान मैंने आपका पॉइंट ले लिया। ऋचा के पास, ऋचा क्या ये तुगलकी फरमान है? उसका शैलेश जी आपके पास। ऋचा रजत जी, मेरा एक सवाल है कि आप फरहान जी से पूछिए कौन से मौलिक अधिकार का हनन है? आप लोग इतनी आसानी से कह देते हैं कि मौलिक अधिकार का हनन है, आप लोग इतनी आसानी से तुगलकी फरमान कह देते हैं। आप मुझे गिनाइए कि कौन से मौलिक अधिकार का हनन। ठीक है, ये अधिकार शैलेश जी क्या कोई बीच का रास्ता है? क्योंकि आप ठीक है ऋचा, शैलेश क्या कोई बीच का रास्ता है? क्योंकि जो मुस्लिम वर्ग है उसको ये लग रहा है कि उसको कॉर्नर किया जा रहा है। पहली बात, उसको जानबूझकर कॉर्नर किया गया है, प्लस साथ ही साथ उसको टारगेट किया जा रहा है। कहा साहब हम ही लोग क्यों बताए नाम है? फिर तो जो हिंदू की दुकान है वो भी नेम प्लेट लगाए, सिर्फ मुसलमान क्यों लगाएंगे? अच्छा शैलेश आ रहा हूँ ऋचा जी, 1 मिनट आ रहा हूँ। सबके लिए लागू, ठीक है ठीक है हर कानून में ठीक है। शैलेश जी बोलिए, फिर उसके बाद रंगरेज जी के पास जाना है। शैलेश जी, मुसलमानों को आप हमेशा किसी अलग वर्ग में रख के आ रहा हूँ। शैलेश जी एक बार जवाब दे दीजिए। हमारे नागरिकों इस देश के हर कानून का पालन। बिल्कुल ठीक है, 1 मिनट आ रहा हूँ। ऋचा जी आ रहा हूँ, आपको पूरा मौका देता हूँ। आपके पास फिर वापस आऊंगा एक बार शैलेश के पास। शैलेश जी, फिर अंग्रेज जी आपके पास। शैलेश जी बोलिए। रजत जी, जब मुसलमान लोग अपने यहाँ मांस मछली बेचते हैं तो हलाल और झटका, यह जो डिफरेंस रखे हुए हैं, हलाल मीट क्यों रखते हैं? नाम हटा दें, पूरी तरह से हटा दें, तो बोलते हैं कि यहाँ धर्म की बात है। ठीक उसी प्रकार यहाँ हमारा सात्विकता की बात है। यह तुगलकी फरमान नहीं है, यह एक सन्यासी का फरमान है, यह एक सन्यासी का आदेश है। फरहान एक मिनट बीच में नहीं, फरहान पीसीआर म्यूट कर दिए फरहान को। शैलेश जी पूरा करिए। हलाल और झटका, ये जब मुसलमान लोग मीट बेचते हैं तो झटका और हलाल क्यों लिखवाते हैं? इसका जवाब दीजिए। कहा साहब आप हलाल और झटके में डिफरेंस रखते हैं, आप हलाल सब्सक्राइब चीज देते हैं। तो आज अगर हिंदू वर्ग कह रहा है कि साहब हमको कांवड़ यात्रा के दौरान मुसलमान के रेस्टोरेंट्स पर खाना नहीं खाना है, वहां से सब्जी फल नहीं खरीदना है, तो उसमें गलत क्या है? आपका धर्म है, आप भी फॉलो करते हैं। हिंदू कह रहा है साहब हमारा धर्म है, फॉलो करने दीजिए, आप बीच में क्यों आ रहे हैं? रंगरेज जी, शैलेश जी को जवाब। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, मैकडोनल्ड है, बर्गर किंग है, KFC है, क्या ये फरमान उन पर भी लागू होता है? दूसरा मैं एक बात बताना चाहूँ, जो अल कबीर है, जो एक्सपोर्ट कंपनियां हैं, वो सब हिंदू भाइयों की है क्या? उनको भी वो भी इसके अंतर्गत आते हैं इस गाइडलाइन? आ रहा हूँ ऋचा जी, आ रहा हूँ। वो नाम कुछ और रख रखा है और काम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं। अरे मुसलमान लोग हलाल मीट क्यों लिखते हैं? राजनीति करते हैं और जितने भी शंकराचार्य हैं, उन्होंने कल कहा भी, बयान भी दिया और उन पर भी बताया गया कि शंकराचार्य ने कहा कि भाई आप जो है धर्म को जो है राजनीति में नहीं ला सकते। राजनीति और धर्म अलग अलग चीजें हैं। को आप कोड मत करो। मैं बार-बार कह रहा हूँ, ये तो दलित और मुस्लिम हमारे हैं। भाजपा की सरकार दलित और मुस्लिम विरोधी है। वो चाहते हैं कि पहचान हो जाए कि ये सिख की दुकान है, ये मुसलमान की दुकान है, ये ईसाई की दुकान है, उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाए। आगे आ जाए भाई, आगे एक मिनट। जितने भी नेता हैं वो तो खुलेआम मुसलमानों के सामाजिक बहिष्कार की बात करते बोलने का मौका दीजिए। फरहान भाई आ रहा हूं, सबको बराबर से मौका मिले। मगर उनके जो चुनाव में थूकने की प्रथा को भूला नहीं है, जनता ने उन्हें चुनाव में हरा दिया है। उनकी बौखलाहट इन्हीं वजह से जो है 10 विधानसभाओं पर उपचुनाव यूपी में होने वाले हैं, तो वो चाहते हैं किसी तरीके से वो चुनाव जीत जाए। आ गया। एक बार आजम खान साहब के पास जाना। जनता आजम, ये जो बात रंगरेज जी कह रहे हैं, और जनता एक इल्जाम ये भी लग रहा है नकार चुकी है कि साहब इलेक्शन है, मुजफ्फरनगर ऑलरेडी इतनी टेंशन इतिहास में झेल चुका है। आज एक बार फिर अगर ये टेंशन वहां है, और आज हम बहस कर रहे हैं इसलिए क्योंकि शायद मुद्दा है, तो क्या ये सीधे सीधे राजनीतिज्ञों का मुद्दा है? पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है?
रजत जी, हमने तो शुरू में कहा कि ये भाजपा की प्रयोगशाला है। हाँ। और भाजपा अपने उसी प्रयोगशाला, उसी एजेंडे पे काम कर रही है। आखिर देखिए, जो आचार्य शैलेश जी बैठे हैं, वो बार बार ये कहना चाहते हैं कि हिंदू कांवड़िया मुस्लिम दुकानदारों से क्यों खरीदे। आखिर बताइए, अगर मुस्लिम दुकानदार पार्ले जी बेचता है तो उस पार्ले जी में मुस्लिम दुकानदार क्या कर देगा? अगर वो अंकल चिप्स बेच रहा है तो उसमें वो क्या कर देगा? अगर वो आम और केला बेच रहा है तो क्या कर देगा? तो चलिए, एक बार आप रेस्टोरेंट खाने में बात कर लें। मैं ये मानता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार ये कहती कि कांवड़ियों के यात्रा के दरमियान रेस्टोरेंट इस मेनू का पालन करेंगे और इस मेनू का वायलेशन करना अपराध माना जाएगा। कोई भी मेनू जो कांवड़ियों के सात्विक भोजन के हिसाब से मेनू होता, वो उन्हें देना चाहिए था और ये कहना चाहिए था कि जब तक कांवड़ यात्रा चलेगी तब तक इसी मेनू का पालन किया जाएगा। इस मेनू के अलावा अगर कोई भोजन बनता है तो वो एक आपराधिक कृत्य माना जाएगा। लेकिन मुजफ्फरनगर प्रशासन ने या शामली प्रशासन ने, सहारनपुर प्रशासन ने कोई बात नहीं कही। इसका मतलब कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम नफरत और चलिए जी, ये जो पॉइंट कह रहे हैं आजम भाई, ये कह रहे हैं साहब सरकार एक मेन्यू दे रही थी, प्योर वेजिटेरियन मेन्यू दे रही थी। कहा जितने रेस्टोरेंट थे सारे उस मेन्यू को फॉलो कर लेते। फिलहाल रिपब्लिक पे रजत जी, हाँ, आप सैकड़ों वीडियो को देखिए जो सोशल मीडिया पर पड़े हुए हैं। इनका थूक प्रथा जो है, जिसमें सब खाना में थूकते हैं, वो प्रथा को भूल गया क्या कोई? सब चीज थूकते हैं। तो ऐसे सैकड़ों वीडियो पड़े हुए हैं। गन्ना का रस नहीं खरीदेगा, यही बात तो विपक्ष कह रहा है। बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए, बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। ठीक है, मुस्लिम दुकानदारों से नहीं खरीदना चाहिए। आप कह रहे हो, ठीक है, फरहान की बात करते हैं। फरहान जी, आचार्य शैलेश जी कह रहे हैं और कह रहे हैं साहब वो वीडियोस आप देख लीजिए यूट्यूब वाले। कहा दिक्कत हमको उस वीडियोस से। फरहान, देखिए रजत भाई, ऐसा है, आचार्य शैलेश जी अगर बहुत बड़े धर्म गुरु हैं और उनकी बात कांवड़िया मानने को तैयार हैं, तो वो खुद ये बात कहते और तमाम धर्म गुरुओं से कहलाते हैं कि जो भी कांवड़िया रास्ते में जितनी भी मुस्लिम दुकानें पड़ेंगी उन दुकानों से कोई सामान ना ले और उससे पहले उनका नाम पूछ ले, नाम पूछने के बाद ले। ये तो बात समझ में आती है कि ठीक है, ये आपकी आस्था का विषय हो सकता है, मगर कानूनी तौर पर अगर आप ये आदेश पारित करेंगे इसलिए तो नाम लिखवाया जा रहा है, होगा कि असंवैधानिक माना जाएगा, इसे संवैधानिक रूप नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर बैठकर कोई प्रवक्ता या कोई धर्मगुरु ये कह दे कि ये संवैधानिक प्रक्रिया है, इसको संवैधानिक प्रक्रिया नहीं माना जाएगा। और अगर ये संवैधानिक प्रक्रिया आप बता रहे हैं तो उनसे कहिए कि एक जियो पास करें और उसको फिर हाईकोर्ट में किस तरीके से चैलेंज किया जाता है, ये पूरा उत्तर प्रदेश देखने का काम करेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऋचा जी एक आंसर दे रही है, उसके बाद रंगरेज जी के पास जाना है। उनका कहना है साहब गवर्नमेंट ऑर्डर पास करवा दीजिए। कहा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है नेम प्लेट वाला मामला। देखिए रजत जी, ये बहुत ही दुखद है कि ये कानून और संविधान में हर चीज में धार्मिक एंगल और मुसलमान एंगल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि मुसलमान इस देश के उतने ही नागरिक हैं जितने हिंदू नागरिक हैं, और ये जो कानून लागू हुआ है वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके ऊपर लागू हुआ है, लेकिन ये हमेशा मुसलमानों को एक एक्सक्लूड, एक विशेष उसमें क्यों रखना चाहते हैं? ये कानून है, पूरे देश में सबके लिए लागू है और सबको इसको मानना पड़ेगा। लेकिन आपको हर कानून को, आपको संविधान के हर अनुच्छेद में धर्म ढूंढने की और मुसलमानों का एंगल ढूंढने की आदत पड़ चुकी है, और इसलिए पड़ चुकी है क्योंकि बिल्कुल ठीक है। रंगरेज जी के पास इसी सवाल को लेकर रंगरेज जी, ऋचा जी कह रही हैं कि साहब हर चीज में मुस्लिम्स जो है वो एक एंगल निकाल लेते हैं और उस एंगल पर बवाल करने लगते हैं। कहा यह भी एक आदेश था, सबके लिए था, उसमें भी आपने एंगल निकाल लिया। ऋचा जी का आरोप। रंगरेज जी, रंगरेज जी आवाज मिली आपको? रजत भाई, मैं मुझे बोलने का मौका, हाँ आप आंसर दे दीजिए फरहान जी। देखिए रजत भाई, ये आदेश ने लोगों को एक दुविधा में तो डाल दिया, एक दिक्कत में तो डाल दी कि जो लोग हिंदू भाइयों के यहाँ दुकान पर, ढाबों पर, रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे, मुस्लिम नौजवान, उनको निकालना चालू हो गया कि तुम्हारी वजह से ये दिक्कत हमें उठानी पड़ रही है। तो सरकार के इस फैसले से, या हम ये कहते हैं कि मुजफ्फरनगर पुलिस के इस फैसले से लोगों को
दिक्कत हुई। दिक्कत कहां पर हुई? जो लोग रोजगार में थे वो बेरोजगार हो गए। दूसरी बात कहना चाहूंगा, आज जो ये डिबेट छिड़ी हुई है और इवन भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ऋचा सिंह बैठ करके इस आर्डर का पक्ष ले रही हैं और इन्हीं की घटक दल एनडीए के सहयोगी लोग इस ऑर्डर का विरोध कर रहे हैं। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? केसी त्यागी का बयान अभी आपके टीवी चैनल पर चला है। केसी त्यागी का बयान अभी आपके टीवी चैनल पर चला है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश से बड़ी कांवड़ यात्रा बिहार में होती है, मगर बिहार में इस तरीके के फरमान नहीं जारी होते हैं। इस मुद्दे पर क्या कहेंगे? देखिए ऋचा जी, खाली टीवी पर बैठ के चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा। तर्कपूर्ण बात कर सकती है तो बताइए, आपके पास तर्कपूर्ण नहीं है। केसी त्यागी का क्या बयान है? केसी त्यागी ने साफ कहा कि उत्तर प्रदेश से बड़ी कांवड़ यात्रा वो हमारे बिहार में होती है, मगर हम कभी भी इस तरह के तुगलकी फरमान आदेश देने का काम नहीं करते हैं। या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई, उसको देश के रजत जी, मेरी आवाज बिल्कुल आ रही, आ रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ, एक मिनट रुक जाइएगा। नहीं है इस देश में, क्या आपको हर चीज में विशेष आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, एक बार रंगरेज जी के पास जाना है। रंगरेज जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? रंगरेज जी, आवाज मिल रही है आपको? रंगरेज जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? रजत जी, केसी ठीक है, आ रहा हूँ, फरहान आ रहा हूँ ऋचा के पास। ऋचा, ये एक वैलिड पॉइंट है और हमने बाकायदा जो बाइट्स रिलेटेड थी हमने सुनाई थी। आपके एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, और सिर्फ केसी त्यागी नहीं, 2-3 लोग और भी हैं, उन्होंने एक प्रश्न चिन्ह लगाया है इस फैसले को लेकर। कहा साहब ये ठीक नहीं है, दोबारा विचार करना चाहिए। देखिए, नहीं ऋचा जी, कह दीजिए वो भी गलत है। नहीं, मैं आपको बता दे रही हूँ फरहान जी, मैं आपको बता दे रही हूँ। ऋचा जी, कह दीजिए। फरहान जी, अगर मैंने आपको समय दिया, अगर आपको ऐसी डिबेट करनी बताई, मैं चला जाऊँ, आप डिबेट कर लीजिए। मैंने ऋचा इस सवाल पूछा, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? और अपने बोलने से पहले आप कहेंगे कि साहब जब मैं बोलूं तो कोई बोले ना। नहीं, गलत। मैंने तो आपका ही सवाल पूछा है ना फरहान भाई, आप ही का सवाल पूछा है ना मैंने। आप सुनना नहीं चाहते हो आंसर? ऋचा जी, आंसर दीजिए। नहीं रजत जी, जनतांत्रिक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में किसी को भी अपनी बात कहने का अधिकार है और सब लोग अपनी बात कह रहे हैं। रही बात कानून की, कानून पहले से बना हुआ है और अगर लोक भावना और सनातन की परंपरा के आदर के लिए किसी भी कानून में अगर कोई पारदर्शिता लाई जाती है तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसका बढ़कर स्वागत करना चाहिए। और मैं एक बात स्पष्ट रूप से और भी कहना चाहती हूँ कि ये बैठकर संविधान की समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और एमआईएम के कर रहे हैं, जब उसी संविधान में यूसीसी की बात आती है तो ये लोग अपनी जमानतों को सिल लेते हैं, और जब उसी संविधान में कोई और सवाल आता है, कानून को लागू करने की बात होती है जो इस देश के प्रत्येक नागरिक पर लागू होता है, तो उसमें ये धार्मिक एंगल और मुसलमान का एंगल ढूंढने लगते हैं। ये बहुत ही दुखद है और तुष्टीकरण की राजनीति में इतने अंधे नहीं हो जाना चाहिए कि आप कानून। आजम भाई एक बार रिप्लाई दे दीजिए इसका। रंगरेज जी, आ रहा हूं आपके पास। उसके जो भाजपा की प्रवक्ता है यूसीसी की बात कर रही हैं, ये नीति निर्देशक तत्वों में इस बात की चर्चा की गई है और उसी मतलब आर्टिकल 44 से पहले आर्टिकल 38, 39 में ये कहा गया है कि भारत में जितनी सामाजिक असमानता है और आर्थिक असमानता है उसे दूर किया जाना चाहिए। क्या भाजपा ने जो भारत की गरीबी है उसे दूर करने के लिए कोई ऐसा कानून ले आए? आज गरीब गरीब होता जा रहा है और अदानी अंबानी अमीर होते जा रहे हैं। यानी 2% लोगों के पास 50% संपत्तियां हैं और 90% लोग गरीब हो गए हैं। गरीबी को दूर करने के लिए तो कोई कानून नहीं ले आए भाजपा को पहले गरीबी दूर करने के लिए कानून लाना चाहिए था। जो आर्थिक असमानता है वो दूर होनी चाहिए, जो सामाजिक असमानता है वो दूर होनी चाहिए। जिस दिन आप सामाजिक और आर्थिक असमानता दूर करेंगे उस दिन यूसीसी का भी आप लोग विरोध करते नजर आए। जब भारत का नागरिक शिक्षित होगा, पढ़ा लिखा होगा और गरीब नहीं होगा, उसको खाने पीने की परेशानी नहीं होगी तो वो किसी भी कानून का विरोध नहीं करेगा। लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ जो हिंदू मुस्लिम एजेंडे में फिट होगा, जो नफरत की राजनीति में फिट होगा, जो सांप्रदायिकता की राजनीति में फिट होगा, वही कानून आप लाओगे और जो कानून भारत के आम नागरिक के भले के लिए होगा वो आप नहीं लाओगे। इस देश के कानून को ताक पर रख दिया है आप। तो अभी जब निर्णयों का भी आप विरोध करते नजर आते हैं। पिछले 10 सालों में भारत की आर्थिक असमानता दूर करने के लिए क्या किया?
कहते हैं देश के कानून को सामाजिक माने। असमानता दूर करने के लिए क्या किया? कोई काम नहीं किया, बल्कि गरीबी बढ़ती गई और 90% ठीक है, आ रहा हूं, एक बार अंग्रेज जी को जोड़ते हैं। अंग्रेज जी, जो समस्या है, जो मैं समझ पाया, बहुत सारे लोगों को मैंने सुना, इस पर धर्म गुरुओं को सुना, विशेषज्ञों को सुना, उन्होंने कहा, मान लीजिए हाइपोथेटिकल बता रहा हूं कि कावड़ लेकर लोग आ रहे हैं, रंगरेज भाई आपका ढाबा है, मान लीजिए उस ढाबे पर आप कोई नॉनवेज नहीं बेचते, अंडा मांस मछली नहीं बेचते, आप प्योर वेजिटेरियन बेचते, लेकिन यह भी तो हो सकता है, जो लोगों ने शंका जाहिर करी कि साहब आप घर से आ रहे हैं, जरूरी नहीं कि साहब सावन का महीना आप माने, आप क्यों मानेंगे साहब, मैं मानता हूं आप माने, कहा साहब अगला आदमी घर से बढ़िया चिकन कोरमा खा के आ रहा है, सुन लीजिएगा बात रंगरेज जी, अगला आदमी घर से बेहतरीन कबाब और कोरमा खा के आ रहा हो और आने के बाद फिर वो दाल रोटी बना के खिला रहा हो, तो हिंदू धर्म का कहना है कि वो चीज अपवित्र मानी जाएगी। रंगरेज जी, देखिए रजत जी, अगर मैं अपना नाम सोनू रख लूं, मोनू रख लूं, फतेह रख लूं, तो फिर आप कैसे पहचानेंगे? आप कैसे पहचानेंगे? और मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं, ये विरोध जो है ना, ये विरोध भाजपा का विरोध है, ना कि कावड़ियों का विरोध है। किसी कावड़िया की आप एक बाइट दिखा मैं पहले जो मैंने मूलभूत सवाल आपसे पूछा है, मगर ये जो मैंने सवाल पूछा है आपसे, ये बहुत सारे लोगों ने ये बात कही है, इसीलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। चला रहे हैं वो अरे रजत जी, मैं क्या कह रहा हूँ, आप हमारी बात ही नहीं सुनना चाहते। रजत जी, मैं कह रहा हूँ किसी कावड़िया ने, आप ये बताइए, किसी कावड़िया ने कोई बाइट दी है इसके कि हमारे साथ ऐसा होता है? क्या किसी कावड़िया ने कोई विरोध प्रदर्शन किया? से चल भाजपा की सरकार जब नहीं थी, क्या जब कावड़ यात्रा नहीं निकलती थी, और 10 साल तो भाजपा की सरकार को हो गए केंद्र में, तो अभी तक तो कोई सी समस्या नहीं आई, मगर अभी फिलहाल में एकदम इतनी बड़ी समस्या आ गई। शैलेश जी एक बार रिप्लाई कर दीजिए। सामाजिक बहिष्कार की जो थ्योरी है भाजपा की, देखिए ये जो रंगरेज जी बोल रहे हैं, नहीं आ रहे क्या भाई? सोनू आ रही रंगरेज जी, आ रही है, इसी तरह का नाम रख करके, इसी तरह के नाम रख करके इन्होंने लव जिहाद किया, उत्तर प्रदेश के, पश्चिम उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया, सैकड़ों बहनों को सोनू मोनू पिंटू टिंकू नाम रख करके उनको हिंदू बन करके शादी कर लिया। तो अब सरकार इतनी मूर्ख नहीं है, सोनू हो तो सोनू खान हो, पठान हो, क्या हो, आप आधार कार्ड दिखाओ, आधार कार्ड पर आधारित होगा कि आप क्या हो, उसके आधार पर आपका जज किया जाएगा कि आप कौन हो। दूसरी बात, जब यह साधना का समय है, अनुष्ठान का समय है, और आप घर से जो है वह 10 प्रकार के मांस खा करके आओगे, आपके दुकान पर चावल क्यों खाएगा आदमी? और तीसरी बात, ऐसे बहुत सारे सैकड़ों वीडियो यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, थूक प्रथा आपके यहाँ है, आप रंगरेज जी सुनिएगा जरा, आप पे ही आरोप लग रहा है, जो है वह गन्ने का जूस के साथ मांस रखते हो, फिर आपका गन्ने का जूस क्यों पिएगा आदमी? इस प्रथा को अगर आप आगे आकर के खत्म नहीं करोगे तो इसी प्रकार का हिंदू मुस्लिम होता रहेगा। ठीक है, अगर आप अपने आजम खान साहब एक बार रिप्लाई कर लीजिए। समाज का अगुआ समझते हो तो उन लोगों को हिदायत दो, आप टीवी पर, टीवी चैनल पर कोई व्यक्ति लव जिहाद न करे। कोई उनको उत्तर प्रदेश प्रशासन से कहना चाहिए था, शासन से कहना चाहिए था कि एक लाइन का आदेश जारी करिए कि कावड़ यात्रा के दरमियान जितनी भी मुस्लिम दुकानें हैं उन्हें बंद रखा जाए, वो 15 दिन। शैलेश जी कह रहे हैं दुकान ही बंद करवा दीजिए, 1 महीने की क्या दिक्कत है? रिचा जी, आजम भाई कह रहे हैं कि साहब दुकान ही बंद करवा देती हैं आप, जब माल बिकना ही नहीं है, किसी को खरीदना ही नहीं है, तो दुकान खोले क्यों? दुकान क्यों बंद होगा? आप बेचिए, अपने जाति धर्म को लोग बेचिए, अपने घर में बेचिए ना अपने लोगों को। एक बात और उनकी ये डर खत्म हो जाती क्योंकि वार्निंग नहीं होगी, क्योंकि लगातार। अरे आजम भाई, अभी आप अंबानी जी के विरोध कर रहे थे और आपके पार्टी के अध्यक्ष, आपके पार्टी के मुखिया ठुमके लगा रहे हैं अंबानी के घर जा करके। आप अभी अंबानी जी का विरोध कर रहे थे, अडानी का विरोध कर रहे थे, अखिलेश यादव जाके डांस कर रहे हैं, पार्टियां बना रहे हैं। आप अपने बड़े नेता का अनुसरण करो। महोदय भी गए थे, आचार्य जी, माननीय मोदी जी भी गए थे, माननीय शंकराचार्य भी गए थे। अब आप क्या कहना चाहेंगे? भाई शंकराचार्य, अरे तो दुनिया जानता है कि शंकराचार्य धर्मगुरु हैं, अडानी का धर्मगुरु कोई मौलाना तो नहीं होगा, तो जाएंगे ही शंकराचार्य, क्यों नहीं जाएंगे? फरहान
मेरा ये मानना है कि धर्म को पालन आ रहा ऋचा जा रहा है एक बार फरहान के पास। फरहान, मेरा ये मानना है कि जो व्यक्ति अपने धर्म का जैसे पालन करना चाहे वो पालन कर सकता है। अगर एक आदेश आया है तो मुस्लिम समाज को भी 2 बार सोचना चाहिए कि नहीं साहब, अगर कोई आदेश आया है इस पर सेटल डाउन कर लो। कोई भी चीज आए उसका इतना रिएक्शन करना क्या ये भी गलत नहीं है? अगर कहा गया कि नहीं साहब आप नेम प्लेट लगा दीजिए तो आप कहते साहब लगा दी। आप तो ऐसे भी कह रहे हो साहब नॉनवेज तो वैसे भी कोई कावड़िया नहीं खाएगा, तो अगर नेम प्लेट लगी हुई है और आप वेजिटेरियन भी बेच रहे हो, किसी को खाना है तो वो खाए, नहीं खाना है तो ना खाए। नेम प्लेट लगाने पर इतना बवाल क्यों? नेम प्लेट लगाने पर बवाल नहीं, नेम प्लेट तो आपने भी अपने घर पर लगा रखी है और हमने भी अपने घर पर लगा रखी है। जी, नाम लगाने पर ही आपका सारा बवाल है। एक मिनट मैडम, देखिए पहले इनको चुप कराइए। आप देखिए, आपकी रीचा की आदत बहुत खराब है, आपकी आदत बहुत खराब है। आप डिबेट इस तरीके से कर पाती हैं। आपने रजत जी इनको आह्वान किया था। ऋचा जी, मैंने ये जो सवाल पूछा है, एक बार फरहान 40 सेकंड बोल लें, आप रिप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने एक मूलभूत सवाल पूछा है, वो बोल लें, आप रिप्लाई कर दीजिएगा। फरहान बोलिए। देखिए रजत भाई, मैंने ये अपने वक्तव्य में ये बात कही कि नेम प्लेट से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं सब नेम प्लेट लगाए हुए अपने अपने मकान पर, अपने अपने दुकान पर। जब कोई भी व्यक्ति रेस्टोरेंट खोलता, ढाबा खोलता, दुकान खोलता है तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना होता है और रजिस्ट्रेशन में उसकी पूरी डिटेल लिखी रहती है और वो डिटेल उसके दुकान के सबसे पहले सामने ही टंगी रहती है। यह बात यथार्थ सत्य है, यहाँ पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति इस बात को झुटला नहीं सकता है। मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा, ये जो प्रोपोगंडा हो रहा है ये केवल भारतीय जनता पार्टी की जो जमीन है, जो बंजर हो गई है इस पार्लियामेंट चुनाव में, उस जमीन को फिर से हरा भरा करने के लिए मुजफ्फरनगर जैसा जिला चुना गया है। और चुनने का सिर्फ यही एक कारण है क्योंकि मुजफ्फरनगर समाजवादी पार्टी की सरकार में एक बड़ा सेंसिटिव जिले के रूप में पूरे देश के अंदर सामने निकल के आया था। किस तरीके से मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था ये हर कोई जानते हैं, और जब जब दंगा होता है तो दंगे का लाभ। एक बार रिप्लाई कर दी। कहा साहब एपी सेंटर था मुजफ्फरनगर जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आज की डेट में फिर वही करने की कोशिश है फरहान का आरोप है। रिचा रिप्लाई फिर आजम भाई को। देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार में मुजफ्फरनगर का क्या हाल हुआ था ये मुजफ्फरनगर के लोग भी नहीं भूले हैं। और फरहान जी को मैं एक बात याद दिला देना चाहती हूँ कि आपके लाख विरोध के बाद, आपकी लाख संतुष्टि के बाद भारतीय जनता पार्टी ने और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने तीसरी बार सफल रूप से न सिर्फ सरकार बना ली है बल्कि ऐतिहासिक रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री हो चुके हैं। और ये इसको पूरे देश ने जनादेश देकर बनाया है। ये इस देश का जनादेश है कि आदरणीय प्रधानमंत्री सफल रूप से सरकार नहीं बनाई है मैडम। जो 400 पार का नारा था वो नारा अगर आपको सहारे पर सरकार बनाई है। बैसाखी समझती है ना, बैसाखी के सहारे पर, आपको 2 बैसाखी के सहारे पर सरकार बनाई है। बोले ना हमने इंडिया के हमने इंडिया के दम पर सरकार बनाई है, के दम पर आपने सरकार बनाई है। बैसाखी के सहारे पर 400 पार का नारा आपने पूरा कर पाया, 400 पार का नारा नहीं पूरा कर पाया। झूठ मत बोला करिए, झूठ बोलने के लिए आपको प्रवक्ता बनाया गया है क्या? भारतीय जनता पार्टी आपको प्रवक्ता झूठ बोलने के लिए बनाया गया है कि पर बैठकर झूठ बोलने के लिए बनाया गया है क्या? आपका बस तो आप लोग संविधान को तो मानते नहीं, आप तो शरीयत को पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। संविधान को पीटा जा रहा है, संविधान कब बदल रहा था? आप ही बदल रही थी ना बात, क्या आपके संविधान को दुहाई दे रहे हैं और फिर संविधान के अनुरूप ये कार्य हो रहा है, इस पर आप चुप्पी। एक राजनीति के रंग चुके हैं कि आप दिन रात। रजत जी मेरी आवाज म्यूट कर दी गई है। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त एक खास मेहमान कपिल देव अग्रवाल, मंत्री उत्तर प्रदेश। बहुत स्वागत है सर इंडिया डेली में आपका। और बात इसलिए करना जरूरी था क्योंकि हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, देश भी डिस्कशन कर रहा है। सबसे पहले इस इशू को आपने ही उठाया था, फीडबैक क्या था? क्या कोई शिकायत आई आपके पास? आपने स्वयं प्रैक्टिकली देखा इसको, कहां से ये बात आई? देखिए नमस्कार, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। मुजफ्फरनगर में हरिद्वार से, ऋषिकेश से, गोमुख से 5 से 6 करोड़ कांवड़िया प्रतिवर्ष जल लेकर के आता और हर साल की संख्या बढ़ती है और वो देश भर के लोग होते हैं। इसके अलावा ये मार्ग वो मार्ग है गंगोत्री, यमुनोत्री, गोमुख, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश यात्री लोग जाते हैं, धार्मिक लोग जाते हैं। और उन सब के साथ समस्या क्या होती है कि जो ढाबे पर, रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए रुकते हैं तो ढाबे का नाम देखा शुद्ध दुर्गा वैष्णव भंडार या खुद
दुर्गा वैष्णव भोजनालय, तो दुर्गा पर रुके, ये समझ करके भाई शुद्ध भोजनालय है। और जब अंदर जाएंगे तो बराबर की टेबल पे कोई व्यक्ति नॉनवेज खा रहा है, दुकानदार से पता किया, ढाबे वाले पता किया किसका ढाबा है, तो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम तो नईम है या मेरा नाम इस्लाम है, तो वो झगड़े का कारण बनता है। यानी शुद्ध वैष्णो देवी भंडार रख करके नॉनवेज बेचने का काम करते हैं। हमने उस पर आपत्ति की कि कावड़ का व्यवस्था चल रही है, कावड़ के समय में कम से कम ऐसा ना हो, कावड़ का ईमान और धर्म और उनकी व्यवस्था, उनकी आस्था वो किसी भी प्रकार से बाधित ना हो, झगड़े का कारण ना बने। तो सीधा सीधा ये विषय था। ठीक है, लोग इसको सामाजिक तूल और सामाजिक झगड़े का और सामाजिक विद्वेष का एक रास्ता बनाने का काम कर रहे हैं। हाँ, लेकिन मुस्लिम समाज ये कह रहा है, हमने कहा कि सुनिए कपिल जी, जो कई लोगों की बात हुई, अभी AIMIM की तरफ से लोग थे, आपने ओवैसी साहब को सुना होगा, कहा ये समाज को तोड़ने का काम है। पहला, मुजफ्फरनगर सेंसिटिव जगह है, वापस पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स इससे शुरू होगी। और तीसरा, आप एक आदेश ये दे सकते थे कि जितने भी दुकानदार हैं वो सिर्फ और सिर्फ पूरे सावन के महीने वेजिटेरियन खाना ही सर्व करेंगे, बात खत्म हो जाती। ये विषय एक दिन का नहीं है, ये विषय एक दिन का नहीं है, ये विषय लंबा है और हमेशा यहां से आते निकलते हैं और ये लोग धर्म के साथ खिलवाड़ करते हैं, धर्म के साथ नॉनवेज बना के। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति हो, वो अपने नाम से दुकान चलाने में क्या आपत्ति है? अपनी दुकान की नेम प्लेट लगाने में क्या आपत्ति हो सकती है? कोई व्यक्ति, मेरा नाम कपिल देव है और अगर मेरा रेस्टोरेंट है तो मैं लिखता प्रोप्राइटर कपिल देव अग्रवाल। मैं इसको सही मानता हूं। मैं आपका नाम नहीं लूंगा, आपके रेस्टोरेंट चलाएंगे, और कोई दूसरा व्यक्ति है नहीं, मैं इस पक्ष में, आप जब एयरपोर्ट भी जाते हैं तो आपको अपना आधार दिखाना पड़ता है, बिल्कुल ठीक बात है, मैं इस पक्ष में हूं कि नाम लिख देना चाहिए। लेकिन मुस्लिम समाज कह रहा है साहब हमको ही क्यों कॉर्नर किया जा रहा है? सबको कहा गया, मुस्लिम को नहीं कहा गया। मुस्लिम को भी कुछ लोग आपत्ति कर रहे हैं, मुस्लिम समाज के लोग आपत्ति नहीं कर रहे हैं। केवल मुस्लिम को नहीं कहा गया, सबको कहा गया है कि सब अपनी दुकान के नाम लेंगे, अपनी पहचान रखें, एक बात। और दूसरा विषय ये है कि हिंदू देवी देवताओं के नाम से नाम रख करके नॉन वेज परोसने का काम ना करें। ठीक है, जिनको नॉन वेज परोसना है वे अपने नाम से अपनी दुकान चलाएं। इसमें कई धर्म गुरु थे, उन्होंने एक एंगल और उठाया है। उन्होंने कहा साहब मुस्लिम्स अगर अपने घर में है, भले ही वो वेजिटेरियन बेच रहे हो, चिप्स बेच रहे हो, बिस्किट बेच रहे हो, लेकिन हो सकता है वो अपने घर से नॉनवेज खाने के बाद दुकान पर आ रहे हो, या दिन में लंच में नॉनवेज खा रहे हैं उसके बाद वेज बेच रहे हो। देखिए साहब, हमारे घर में तो ये व्यवस्था है, आपके घर में भी होगी। तो नॉनवेज खाने वालों के तो घरों के अंदर एंट्री, हमारी माताएं, हमारी पत्नियां, हमारी बहनें जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनके घरों में अपने बर्तनों में खाना भी नहीं खिलाते। आप समझ अच्छी तरह, इतनी मर्यादा घरों के अंदर रहती। उनकी भावना का सम्मान करिए, सारे विषय को पॉलिटिकल एंगल मत दीजिए। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, जो लोग वेजिटेरियन हैं, शाकाहारी हैं, वे शुद्ध रूप से शाकाहारी होते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो प्याज और लहसुन भी नहीं खाते, तो उनकी भावनाओं का भी सम्मान आप करिए। उनकी भावनाओं का सम्मान करने के लिए ये विषय इसके अंदर आया है। ठीक है, एक सवाल और था कपिल दास, लोगों ने कहा, चाहे वो अखिलेश यादव हो, ओवैसी हो, पॉलिटिकल पार्टीज, कहा साहब बाई इलेक्शन है उत्तर प्रदेश में, इसीलिए वापस मुजफ्फरनगर को एपिसेंटर बनाया जा रहा है चुनाव जीतने के लिए। देखिए, ओवैसी जी को तो हमेशा युवाओं को दिग्भ्रमित करने का एजेंडा उनका है। हाँ। हमेशा युवाओं को दिग्भ्रमित करना, उनको मोटिवेट करना, उनको धर्म के साथ केवल जोड़े रखना। वो शिक्षा की बात नहीं करेंगे, वो बच्चों को इंजीनियर बनाने की बात नहीं करेंगे, लड़कियां पढ़ करके डॉक्टर कैसे बने ये बात नहीं करेंगे, साइंटिस्ट कैसे बने ये बात नहीं करेंगे, लड़कियां देश के अंदर आगे बढ़े, वो सेना में भर्ती हो ये बात नहीं करें। वो हमेशा मुस्लिम समाज के युवकों को उकसाने का, बहकाने का और उनको मोटिवेट करने का काम करते हैं, और मोटिवेशन है नेगेटिव रास्ते। तो मुझे ओवैसी की बात का जवाब नहीं देना है, मुझे उन 6 करोड़ कावड़ियों की भावनाओं का सम्मान करना है जिनको इस प्रकार की दिक्कतें होती हैं। एक भी व्यक्ति के साथ अगर इस प्रकार की दिक्कत होती है तो प्रशासन को उसको समेटना भारी होता है। इस घटना से, इस योजना से समाज के अंदर वैमनस्य खत्म होगा, समाज के अंदर सद्भाव बढ़ेगा, आपस में प्रेम बढ़ेगा और किसी प्रकार की गलतफहमी आपस में नहीं। ठीक है, एक सवाल और आपसे जाते जाते, लोगों ने यहां तक कहा कि साहब कई ऐसे ढाबे हैं जहां पर मुस्लिम लड़के काम करते हैं, कहा इस आदेश के बाद उन मुस्लिम लड़कों की नौकरी जा रही है। नहीं, किसी नौकरी नहीं जा रही, सब लोग काम करिए, किसी को आपत्ति नहीं है, किसी को आपत्ति नहीं है, वो नाम अपना काम करिए। सवाल केवल इसकी है कि दुर्गा, वैष्णो देवी, शिव, भोले, राधा रानी, इनके नाम से ढाबे खोलें और ढाबे खोल के नॉनवेज बेचें, ये नहीं चलेगा। वे ठीक है, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त निकालने के लिए कपिल
देव अग्रवाल साहब हमारे पास थे। वापस चलते हैं अपने पैनल की तरफ। रंगरेज जी, आपने कपिल देव अग्रवाल जी को सुना, ठीक है, रंगरेज जी नहीं, आजम भाई वो कह रहे हैं कि साहब आप सोनू नाम रखोगे, मां वैष्णो नाम रखोगे, मां अंबा नाम रखोगे, कहा साहब नाम कुछ रखोगे, हो आप कुछ और, कहा उससे आपत्ति ज्यादा है। आपने सुना होगा। महोदय को सुन रहा था, मैं ये जानना चाहता हूँ क्या मंत्री महोदय ने जो बातें ये कही हैं कि माँ वैष्णो ढाबा, शिवाला ढाबा और इस तरह के ढाबा मुस्लिम समाज चला रहा है, कोई 2-4 एग्जाम्पल उनके पास है क्या? खाली ये जुमलेबाजी के लिए वो कह के निकल लिए, इसके तथ्यात्मक जानकारी होनी चाहिए। अगर यकीनन इस तरह का काम है तो वो गलत है, आप इस तरह की चीजें नहीं कर सकते हैं। अगर किसी धार्मिक प्रतीक किसी भगवान के नाम पे आपको चलानी है तो इस बात का आपको क्लियरेंस तो देना पड़ेगा, इस बात से हम सहमत हैं। लेकिन मंत्री जी इस बात से सहमत नहीं है कि ये तथ्य है, ये तथ्यात्मक है नहीं, ये झूठा आरोप है और यही आरोप लगा के इस तरह के कानून पास कराने की कोशिश की गई है। दूसरी बात मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, क्या अगर किसी मुस्लिम दुकानदार की मॉब लिंचिंग हो जाएगी उस दरमियान तो शासन प्रशासन किसको जिम्मेदार? ठीक है, रिचा एक बार रिप्लाई दे दीजिए। कहा साहब कोई तथ्य हो, कोई एग्जाम्पल्स हो वो बताइए। कहा साहब मॉब लिंचिंग हो जाएगी तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? रिचा रजत जी, क्योंकि समाजवादी पार्टी को किसी भी तथ्य को और कानून को मानना नहीं है। कल तक तो ये कह रहे थे कि ये कोई नया आदेश है, जब इन लोगों को ये बताया गया कि कोई नया आदेश नहीं है, पुराना आदेश है जो कि पूर्व में कई दशकों से पहले आ गया था, जिसको समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में लाया गया। तो ये ऐसे तमाम तथ्य हैं जिसमें नाम कुछ और होता है और प्रोपराइटर कोई और होता है। इसीलिए इस तरीके की कानून व्यवस्था का कोई मसला ना उठ जाए इस पवित्र महीने में, तो इसके लेकर कानून की पारदर्शिता लाई गई है और उसमें अगर सबको अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करनी है, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और इसमें किसी भी तरीके की तुष्टीकरण की राजनीति करने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए, बल्कि सबको आगे बढ़कर सहयोग करना चाहिए। क्योंकि सावन का महीना हो या नवरात्रि का पर्व हो, ये हिंदुओं की आस्था का सवाल है, सबकी आस्था का सम्मान होना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को ये जानने का अधिकार है कि वो जहाँ से सामान खरीद रहा है उसका नाम क्या है, उसके पास उसको बेचने का लाइसेंस है कि नहीं है। ठीक है, कानून का व्यवस्था। फरहान, आपने भी मंत्री जी को सुना हो, वो कह रहे हैं साहब जय अम्बा वैष्णो ढाबा नाम से आप खोल लेते हैं, ये गलत है। कहा जो आइडेंटिटी है बताइए उसको। फरहान, मैंने मंत्री जी को बड़ी गंभीरता से सुना और मैंने उसमें 2 पॉइंट नोट किया। मंत्री जी का कहना है कि हिंदू देवी देवताओं के नाम से तो खोले जाते हैं रेस्टोरेंट, मगर रेस्टोरेंट का जो मालिक होता है वो मुसलमान होता है, वहां पर नॉनवेज परोसी जाती है। ये मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कह दिया। मंत्री जी के पास कोई आधार इसका नहीं है। अगर आधार होता तो मंत्री जी इस पे कार्रवाई करके हम लोगों को बताते कि ये कार्रवाई में ये पकड़े गए इतने लोग और इन लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई, इनके खिलाफ ये FIR की गई, ये FIR संख्या है। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ रजत भाई, अगर मंत्री जी साथ में ये भी कह देते तो मैं ताली बजाता और मंत्री जी का स्वागत करता बयान का, कि मंत्री जी कहते हैं कि जो लोग शैलेश जी एक बार रिप्लाई दे दीजिए इनका। के नाम पर कहा इसका कोई प्रमाण नहीं। शैलेश जी कोई प्रमाण है? आप कह रहे थे यूट्यूब से बहुत सारे वीडियोस है, आपने देखे हैं। शैलेश क्या प्रमाण? शैलेश जी केवल झूठ बोलते हैं, वो झूठ का कोई प्रमाण। शैलेश जी एक बार बता दीजिए, कोई प्रमाण हो तो बताइए। फरहान को चाहिए। फरहान जी, फरहान जी कोई झूठ नहीं बोलता। आप राजनीतिक विश्लेषक बन गए हो, यहाँ पर आप बोल रहे झूठ बोलते हैं। अच्छा, आपने अभी झूठ नहीं बोला। बिल्कुल नहीं झूठ बोल रहा हूँ। ऐसे सैकड़ों लोग मिले हैं कोरोना काल में, मुसलमान लोग थोक करके फल बेचा है, सब्जी बेचा है। आपने पूरे देश के सामने लाइव इंडिया डेली के माध्यम से झूठ बोला। आप झूठे हो। झूठ बोला है। मैं कह रहा हूँ झूठ नहीं बोलता। मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ वह प्रमाण के साथ बोल रहा हूँ। ऐसे सैकड़ों लोग पकड़े गए हैं, ऐसे सैकड़ों वीडियो हैं, प्रमाणित करने को तैयार हो जाकर